नमस्कार, कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में 2011 बैच के सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं जो कई महत्वपूर्ण पदों पर अब तक दायित्वों पर अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। हमारे साथ जो आईएएस ऑफिसर हैं वो मूल रूप से बिहार से उन्होंने अपनी यात्रा, जीवन यात्रा उनके आरंभ बिहार से, सहरसा से होती है और 1995-96 के रिजिम में मध्य प्रदेश आना उनका होता है और उसी दौरान वो मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और उसके बाद विभिन्न पदों पर अपनी जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से निभाते हुए आगे बढ़ते हुए 2011 में वो आईएएस अवार्ड होता है उनको। और इंदौर में इसके पहले वो अपर आयुक्त वाणिज्य कर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं और इसके पहले भी कई महत्वपूर्ण दायित्व उन्होंने निभाए हैं। और अपने करियर के आरंभिक वर्षों में सीधी में भी एसडीएम की जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं सीधी कलेक्टर और सीनियर आईएएस ऑफिसर रविंद्र कुमार चौधरी जी। चौधरी साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका। जी बहुत बहुत नमस्कार सर। जी चौधरी साहब, थोड़ा पीछे ले जाऊंगा आपको यादों के उस झरोखे में जहां आपकी उम्र जो है वो 16-17 साल है और अब आपको ये तय करना है, क्योंकि आप 10वीं कक्षा में हैं और आपको ये तय करना है कि आगे का रास्ता क्या होगा। तो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ उस किशोर रविंद्र की कुछ बातें हमें बताइए जिनके मन में सपना है कि मुझे अब ये करना है। तो क्या सपना था उस दौर में और परिवार में पढ़ाई लिखाई का किस तरह का परिवेश था? बाबूजी, आपके पिताजी क्या करते रहे? थोड़ा सा इसके साथ ज़रा हमें बताइए। देखिए, मैं अगर बताऊं तो मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो रही है उसमें पढ़ाई लिखाई का ही माहौल था। वहाँ ये कहा जाता था कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे, कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। घर में जो थे, जो इनफैक्ट जो बड़े हमारे ताऊ थे, वो फ्रीडम स्ट्रगल में भी उन्होंने अपना योगदान दिया था और हाई स्कूल में प्रिंसिपल रहे। उनकी भी जो फादर रहे वो भी प्राइमरी स्कूल में टीचर रहे। तो मेरे सगे चाचा जो हैं प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा में बिहार में थे और मुझसे बड़े भाई जो मेरे कजिन्स हैं उनमें जो यूपीएससी से उन्होंने इंडियन रेलवे ऑडिट अकाउंट सर्विस में, एक आईपीएस में और परिवार से ही इनकम टैक्स में ऑफिसर रहे और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में। तो पूरा माहौल जो था पढ़ाई लिखाई का ही था। और जहाँ ये बिहार में नॉर्मली ये अपेक्षा भी की जाती है कि आप पढ़ाई में अच्छे रहें और अच्छा मेहनत करें। घर से बहुत मतलब इस तरह से नहीं कहेंगे कि आर्थिक रूप से समृद्ध घर था। पिता मेरे जो इसमें थे, सब पोस्ट मास्टर थे, वहीं सहरसा में थे, फिर बाद में वहीं सब पोस्ट ऑफिस में आए। तो इस तरह से रहा, मतलब एक मिला जुला जो जॉइंट फैमिली था। तो जॉइंट फैमिली के माहौल में जो एकता रहती है, सबको सबसे कंसर्न रहता था कि कोई भी यदि आ रहे हैं परिवार में, एक दूसरे का केयर करें कि कौन कैसा कर रहा। अगर पढ़ाई में थोड़ा सा भी अच्छा है तो पूरी मदद रहती थी। तो हमें शुरू से ही इस तरह का माहौल था कि जब हमें प्रशासनिक क्षेत्र में ही जाने का ऐसा माहौल बना दिया गया था। मेरा मतलब खुद का भी, फिर बाद में बेंट ऑफ माइंड कहें तो उसी तरफ रहा। मतलब आपने बहुत अर्ली एज में ये तय कर लिया था कि आपको प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में ही अपने को देखना है और वहीं करियर बनाना है। अब चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी उसके बाद इनफैक्ट मैं पटना कॉलेज में इंटरमीडिएट में था। पटना कॉलेज से मैंने आईए की। उस समय इंटरमीडिएट भी मतलब +2 जो होता था कॉलेज से, पटना यूनिवर्सिटी से की, पटना कॉलेज से। फिर ऑनर्स मैंने हिस्ट्री ऑनर्स से पटना कॉलेज से ही की। और पहले उस समय पास कोर्स 2 साल का होता था, 1 साल का ऑनर्स का पेपर होता था। तो ये पटना कॉलेज से किया। और उसके बाद एमए मैंने, हिस्ट्री मेरा एक ऑप्शनल था, एक ऑप्शनल मेरा संस्कृत भी रहा। तो एमए मैंने हिंदू कॉलेज से किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, डीयू से ये करके। और संस्कृत मेरा सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी में भी मैंने सब्जेक्ट ली थी जो कि फाइनली नहीं हो पाया था। और यहाँ भी हिस्ट्री और संस्कृत मेरे ऑप्शनल पेपर रहे थे। हम थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे कि 80 और 90 का वो जो दौर था जिसमें आप कॉलेज और कॉलेज के साथ ही आप ये तय कर रहे थे कि आपको अखिल भारतीय सेवा में किस्मत आजमानी है, प्रशासनिक सेवा में जाना है। तो प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए और किन चीज़ों पर हमारा फोकस होना चाहिए और किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए? देखिए, उस समय मैं सही में कहना चाहूँगा तो
अल्टीमेटली तो ये मेहनत ही होती है और ये अपनी काबिलियत होती है, कंसिस्टेंसी होती है और बहुत कुछ लक भी होता है कि जो चीज़ें आपने अच्छे से की होती हैं वही अगर आता है वो संयोग से ही होता है। तो अगर आता है तो वो कहा जाता है कि मेरा लक अच्छा था। तो उस समय लिबरलाइजेशन का दौर था, तो इनफैक्ट जो पदों में भी जो केंद्रीय शासन के द्वारा भी पदों में भी कटौती सब की गई थी। पहले जितनी नियुक्तियां होती थी तो कम होती थी, तो इनफैक्ट हम लोगों ने भी दी, उन्होंने दी। और माहौल ही में ही सभी जितने दोस्त थे जो पटना कॉलेज से हम लोग साथ साथ जो आए थे, जितने दोस्त थे आपस में सभी जैसे साथ साथ पढ़ाई करना, साथ साथ एक दूसरे को सपोर्ट करना, और इवन यदि कोई किसी ने बहुत अच्छा किया है तो उसे समझना, उससे नोट्स लेना, बाकी चीज़ें। तो ये अभी भी मेरे ख्याल से उतना ही प्रभावी है कि आप यदि लगातार मेहनत करते हैं, आप में मतलब कॉन्फिडेंस रहता है, साथ ही साथ आप यदि मतलब जिन चीज़ों में हमारी कमी है, हमारे साथी हैं जो बेहतर हैं उनसे भी सीखने का, तो ये तमाम चीज़ें काम आती हैं जो आगे हम यदि इस कंपटीशन देते हैं तो हमें सफलता देने में ये हमें मदद करते हैं। दोस्तों का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन इस कार्यक्रम में, हमने जितने भी आपकी फ्रेटर्निटी के अधिकारियों से बात की है, चाहे वो आईएएस हों या आईपीएस हों या आईएफएस हों, हमने महसूस किया है कि एक दोस्तों का जो सकारात्मक कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा मायने रखता है। हालांकि ये एक ऐसी टेंडर एज होती है कि पेरेंट्स बड़े चिंतित होते हैं जब बच्चा दोस्तों से लंबी लंबी बातें करता है, कोई भी युवा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन दोस्तों का ये जो सकारात्मक कंट्रीब्यूशन है इसके लिए हम अपने को तैयार कैसे करें? देखिए, ये तो इनफैक्ट मैं यदि कहूँ, चूँकि 12th से ही मतलब 11th 12th हुआ, जो इंटरमीडिएट उस समय कहा जाता था, आईए के दिनों से ही जो हॉस्टल में थे वो पटना कॉलेज का सबसे अच्छा हॉस्टल था, और वहाँ पर पुराना इतिहास रहा कि जहाँ वहाँ से फॉरेन सेक्रेटरी मुचकुंद दुबे साहब भी वहीं से हुए थे, और कई सारे मतलब ऊंचे पदों पर रहे, आईएएस आईपीएस या बाकी तमाम चीज़ों में अच्छा करता रहा। तो वहाँ अच्छा था, अच्छा माहौल शुरू से ही अच्छा था, तो सबको एस्पिरेशंस अच्छा करने का था। हम लोगों के साथ भी जो रहे वो फाइनली आईपीएस में भी गए, आईएएस में भी दोस्त लोग गए, और कई टीचिंग लाइन में गए जो कि अभी देश के नामी कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो एक माहौल ही था कि कुछ अच्छा करें, और इस आजकल की तरह इस तरह से इंटरनेट या बाकी सुविधाएं तो नहीं थी, लेकिन आपस में जो था कि आप कितना भी कुछ कर लें, ये फीलिंग हमेशा रहती थी कि घर परिवार से दूर हैं, और परिवार का बहुत ही आशा रहती थी कि ये अच्छा करें। और हम सभी में इस तरह का था कि शायद ही कोई इस तरह से हुआ कि जो निराश होकर के वहाँ से लौटा हो। तो पढ़ाई का माहौल था, एक कमिटमेंट थी, परिवार के प्रति जिम्मेदारी थी कि उन्होंने भेजा है तो हम उस तरीके से हम उनके विश्वास का ना तोड़ें। तो ये तमाम चीज़ें थी, और जो सीनियर से बहुत समय मार्गदर्शन मिल जाता था, वो बताते थे नोट्स, या जिन्होंने क्लियर कर लिया होता था उनसे भी पूछते थे। तो चूँकि घर में भी थे और दोस्त या सीनियर से भी बातें होती थी, तो ये माहौल बिल्कुल बन जाता था। तो हमेशा है कि हमको खुद पे यकीन चाहिए, और हमारा संपर्क भी ऐसे लोगों से हो जो रचनात्मकता वाली बात हो, एक जो कहते हैं कि सही दिशा में हम आगे बढ़ें तो बिल्कुल सफलता मिलती है। चौधरी साहब, उस क्षण को आप कैसे याद करते हैं जब आपने पहले मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सेवा को आपने क्रैक किया, और फिर 2011 में आईएएस भी अवार्ड हुआ? तो बाबूजी, पिताजी से किस तरह का इंटरेक्शन रहा, और किस तरह के एक खुशी तो अद्भुत रहती ही है, लेकिन मैं उस क्षण को याद करना चाहूँगा क्योंकि बड़ा भावुक और बड़ा महत्वपूर्ण क्षण होता है। तो यदि मैं व्यक्तिगत में कहूँ तो 2 बार हमने सिविल सर्विसेज यूपीएससी की भी इंटरव्यू दी थी, तो फाइनली उस समय नहीं हो पाया था। तो मैं खुद से थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हो गया था कि पता नहीं क्या होना जी। लेकिन पिता हमेशा सपोर्ट करते थे जितना भी था कि नहीं, तुम मेहनत करो, बाकी फल देना ईश्वर का काम है, उसके लिए मत चिंता करो, लेकिन तुम्हें खुद में ये नहीं होनी चाहिए कि जो मैंने मेहनत नहीं की। तो जब मेरा उस समय 6th रैंक आया था एमपीपीएससी में, और जैसे 94 के लास्ट में रिजल्ट आए थे, तो जैसे ही बताया तो बहुत खुशी हुई। उसमें बिहार की स्थितियाँ उतनी अच्छी नहीं थी, तो बहुत खुश हुए कि नहीं चलो, मतलब
तुमने मतलब मेहनत की और जैसा उम्मीद था कि तुमने ये किया। अब हमेशा जो चाहते हैं वो हमेशा नहीं मिलता, लेकिन बहुत बेहतर हुआ और बहुत 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 ही खुश थे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक शब्द जो आपने कहा कि भाग्य भी कई बार महत्वपूर्ण होता है, और जब 2 बार अखिल भारतीय सेवा में आप बहुत नज़दीक पहुंच गए थे सफलता के, लेकिन अंतिम समय में नहीं हो पाया। पेसिमिस्टिक, जब निराशा मन पर हावी होती है, कहीं ना कहीं हम पेसिमिस्टिक होते हैं, तो उस समय अपने को संबल देने वाले भी हम ही होते हैं, क्योंकि ये मन का जो कुरुक्षेत्र है, जहाँ आशा और निराशा का युद्ध हमेशा चलता रहता है, कौरव पांडवों की तरह। तो इस युद्ध के कृष्ण भी हम ही होते हैं और अर्जुन भी हम ही होते हैं। हम ही दिग्भ्रमित होते हैं और हमें ही अपने को गीता की तरह गाइड करके फिर युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर लड़ाई लड़नी होती है। तो आप कैसे ही इस युद्ध में, आशा निराशा के इस युद्ध में, कैसे आप कृष्ण और अर्जुन बने अपने? देखिए, इसमें कृष्ण और अर्जुन तो मतलब हर समय मैं यदि कहूँ कि जैसे मेरे खुद के जो बहनोई हैं वो भी HOD इंग्लिश के रहे, तो उनकी बड़ी बहन का, उन सब का बहुत रहता था जी कि इससे मत सोचो, मतलब आप पढ़ाई पे ही फोकस करिए तो ये कर पाना। लेकिन कई बार होता है कि आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे, तो ये चीज़ें तो दिमाग में आती हैं कि पता नहीं मुझ में ही तो नहीं कोई कमी है। तो ये अल्टीमेटली करना तो खुद को ही होता। आपने बिल्कुल सही कहा कि मन में ही जो ये द्वंद्व चलते हैं कि हम उससे बाहर निकल पाएँ, कि उस जो नकारात्मकता जो है उसको हम बाहर करें, और जो अच्छी चीज़ें, और जिन्होंने जैसे मेरे परिवार से ही थे कि 3 बार उन्होंने सिविल सर्विसेज दी, नहीं हुआ, 4th चांस में उनका इनकम टैक्स में हो गया था, तो ACIT के, तो वो घर में ही था। तो ये जो उदाहरण घर में भी देते थे, दोस्त लोग देते थे कि देखो इसका बहुत ही अच्छा था, वो नहीं कर पाया, तो तुम क्यों ऐसा सोचते हो। तो दोस्त बहुत सपोर्ट किए, घर से बहुत रहा। तो यही चीज़ें थी कि जो आपको मतलब मानसिक संबल देते हैं और हम आगे के लिए तैयार होते। एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने जनसत्ता की नींव रखी और जनसत्ता को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, चौधरी साहब प्रभाष जोशी जी की बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ता था उनको, मध्य प्रदेश से ही वो रहे और इंदौर से रहे। जी जी जी, उनका एक स्तंभ जनसत्ता में कभी छपा करता था, मैं भी उसका बड़ा नियमित पाठक था, कागद कारे। उसमें वो लिखते थे कि सप्ताह में एक दिन मैं याद नहीं रखता हूँ कि मैं पत्रकार हूँ, क्योंकि बहुत भारी हो जाता है 24 घंटे खबरों की दुनिया में रहना, विश्लेषण करते रहना। एक ब्यूरोक्रेट के लिए भी ये सच है। 24 घंटे फाइलें हैं, निरंतर सूचनाएं आ रही हैं, अच्छी भी और जो ऐसी भी सूचनाएं जो अच्छी नहीं हैं, चुनौतीपूर्ण भी और मन को प्रसन्न करने वाली भी। ऐसे में अपने को जीवंत रखना कई बार कठिन होता है। आपको उस रविंद्र कुमार चौधरी को अपने भीतर रखना कठिन हो जाता है, जो आपके व्यक्तित्व का बचपन से हिस्सा है, जन्म से हिस्सा है। तो ये भी कैसे आप कभी, क्योंकि आपकी अपनी हॉबीज़ हैं, आपका अपना मन है, आप भी अभिरुचि रखते हैं, तो कैसे ये दो व्यक्तित्व, जो हमारा एक कामकाजी व्यक्तित्व होता है और एक जो हमारा मूल व्यक्तित्व होता है, इनमें आप सामने कैसे बिठाते हैं? इसमें यदि मैं मानूँ तो बेसिकली परिवार का बहुत बड़ा रोल है। तो पत्नी है, ये बच्चे हैं, और सेकंड की पारिवारिक दायित्व है, और जो खुद का जो सब, मुझे संगीत से बहुत अच्छा लगाव रहा शुरू से, और साथ ही पढ़ने से था। तो पढ़ाई तो मतलब नॉवेल है, स्टोरीज़ हैं, ये सब ये तो छूट गए, मतलब काफ़ी कुछ छूट गया। लेकिन म्यूज़िक से अभी भी है कि जहाँ भी जब भी मौका मिलता तो वो ज़रूर सुनते हैं, करते हैं। तो ये परिवार ही है कि जैसे अब बाकी चीज़ें हम रूटीन में जो गवर्नमेंट की, शासन की जो नीतियाँ रहती हैं उनको एग्जीक्यूट करने का मुख्य काम हमारा यही है। इसके साथ ही साथ चूँकि इस जॉब में इतनी तरह के काम करने के मौके मिलते हैं कि जो आदमी कभी सोचता नहीं, उस सब तरह से भी किसी की मदद करना या बाकी माहौल आप क्रिएट करना, तो ये बहुत कम संभव हो पाता है कि किसी भी क्षेत्र में हम काम करना चाहें वहाँ हम करें। तो एक संतुष्टि तो ये रहती है कि यदि आपका कहीं कंप्रोमाइज़ भी कर रहे हैं तो कहीं आपके और बेहतर काम में आपका चीज़ जा रहा है। तो ये तो होती है, और इसमें परिवार का बहुत बड़ा रोल रहता है
कि वो केयर करते हैं या वो सही दिशा में जाने के लिए कि नहीं केवल अपने खुद का भी ख्याल रखे, तो वहाँ उनकी मदद रहती है। बिल्कुल आपने सही कहा, परिवार का एक बहुत ही वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन होता है। परिवार की आपने बात की तो मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा कि जो आपकी जीवन संगिनी है, अर्धांगिनी हैं, क्या वो हाउस मेकर हैं, हाउसवाइफ हैं, या फिर वो भी हाउसवाइफ सेवा के क्षेत्र से हैं? तो आप और जो आपकी जीवन संगिनी हैं, इनके बीच में समायोजन का दायित्व क्या मैडम ने ही मुख्य रूप से संभाला, या मैं आपको भी देखता हूं तो बड़ा ठहराव है आपके व्यक्तित्व में, मुझे लगता है आपने भी तुर्की ब तुर्की उनका पूरा साथ दिया। हाँ नहीं, ये तो अच्छा रहा, ये तो सच में जी कहूँगा लकी हूँ। जी उनसे नॉर्मली तो जी जीवन संगिनी सबके साथ मतलब जो होता है कि एक अच्छा आप बिल्कुल ये करते ही जी हैं, तो मैं भी इसी तरह से देखता हूँ। से घर में कई बार होता है कि काम का तनाव रहता है, कुछ रहता है, तो समझ जाते हैं। ये आप भी इस चीज़ को मानते ही होंगे, हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। तो वो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि आप जी मतलब लाइट मूड रहे, या कहीं कोई चीज़ समझने की बात है कि कहीं, जैसे कई बार होता है कि हम चिढ़ गए कि हम सारी बातें क्यों बताना है, लेकिन कई बार बहुत अच्छे सुझाव आ जाते हैं कि इसको ऐसे भी सोचिए ना, क्यों ऐसे उल्टा ही क्यों सोचते हैं। तो इस तरह की बातें, जो क्रिएटिव बातें, क्या बात है, सृजनात्मक वाह बातें रहती हैं कि वो वैसा जी मत जी लीजिए, या जी ऊपर, या कई बार रहती हैं कि किसी को लगता है कि नहीं कर पा रहे, तो सभी समझते हैं इन चीज़ों को कि आप किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और किस तरह का सपोर्ट है आपको, किस तरह के माहौल में काम कर रहे हैं। तो ये समझ तो ऊपर भी रहता है, बाकी भी रहता है। तो कई बार जो चीज़ें स्लिप रहती है दिमाग से, तो वो बता जाती हैं कि नहीं ऐसा करिए, और ये अच्छा। आप और क्या, आप क्योंकि हर व्यक्ति का मैकेनिज्म अपने तनाव या अपनी अति व्यस्तता से लड़ने का या उसके साथ कदम ताल करने का भिन्न होता है, आपका मैकेनिज्म क्या रहा? कई लोग इससे भी सीखते हैं जी। अब जैसे जब काम पे, टूर पे, तो कम ही परिवार के साथ जाते हैं, यदि हो तो अलग। उस मामले में मुझे मैंने कंजूसी कहा जाता है कि परिवार के लिए कम समय देते हैं, तो ऑनेस्टली कहूँ तो जी जी ये ज़रूर है। जी और जी जी ये कई बार तो लगता है कि नहीं। अच्छा, मैं एक छोटा सा वाकया मैं कहना चाहूँगा, जैसे यदि वाइफ के लिए, कि अभी बिल्कुल बिल्कुल जब ऑक्सीजन जी की इनफैक्ट सिंगरौली अभी जो कोविड के दौरान हुआ था, तो सिंगरौली से भी एक यूनिट ख़राब हो गई थी और थोड़ी सी दिक्कत थी हम लोगों की। तो इससे रात में हमें फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि आपके यहाँ अब बहुत कम ऑक्सीजन बचा है, 2 घंटे का या 3 घंटे का बचा है। तो फिर लग रहा था कि क्या करूं, मतलब किसको कहूं, रात के 1:30 बज रहे होंगे। तो बल्कि वाइफ ऐसे ही जो बात करते हैं, कई बार सुना था कि 2 जगह के ऑक्सीजन आ रहे हैं, कि एसपी साहब के लिए भी 20 सिलेंडर्स आ रहे हैं पुलिस हॉस्पिटल के हिसाब से। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि आप एसपी साहब से क्यों नहीं बात करते। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए मतलब फाइनली फिर उस समय रात में पुलिस अधीक्षक जो हमारे कुमावत साहब, उनसे बात की और उन्होंने तुरंत कुचवाई से, तो हमारा ये हल हुआ। मतलब फिर उस समय लग रहा था कि पता नहीं क्या करेंगे, और 2 घंटे में यदि हमें तो दिक्कत थी कि हम सिंगरौली से लाएँ कि सतना से लाएँ। तो इस तरह से रहे हैं मतलब पल। अब यदि याद किया जाए तो बहुत सारे से क्षण होंगे कि जब परिवार हमें साथ देता है। ये सबके साथ होता है, मेरे ख्याल से हम सबके साथ है कि कई बार जो हमारा चूँकि सोच एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, कोई अलग आदमी यदि देख रहा है तो वो अलग से एसेस करके कई चीज़ें वो बताते हैं। तो ये अच्छा था। सर 2 दशक से ज़्यादा का 26-27 साल का आपका प्रशासनिक करियर है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि प्रशासनिक सेवा में आपके पास एक मिडास टच होता है, एक जादुई स्पर्श होता है। जादुई स्पर्श लोगों का जीवन बदलने का, इतने कॉन्स्टिट्यूशन ने और हमारी जो कार्यपालिका है उसने इतने बढ़िया अधिकार दिए हैं प्रशासनिक अधिकारी को कि वो उनके सकारात्मक उपयोग से लोगों का जीवन बदल सकता है। आप इसे किस रूप में देखते हैं, और कोई ऐसा आपको वाकया भी याद आता हो कि जहां आपको बहुत संतोष हुआ हो कि मेरा एक अधिकारी होने का जो धर्म है या अधिकारी जो मैं हूं वो सफल हो गया क्योंकि मैं ये विनम्रता से ये काम कर पाया? देखिए, इसके तो मौके लगातार मिलते रहे। मतलब यदि मैं सर्वप्रथम सागर में था जब प्रोबेशन पीरियड में, फिर बाद में वहाँ जैसे बंडा एक तहसील है, वहाँ एसडीएम थे, बीआर नायडू हमारे कलेक्टर हुआ करते थे। तो उस समय जो बहुत जो जन भागीदारी से तालाबों का ये बिल्कुल अलग अनुभव था, कभी जीवन में ये काम की नहीं थी।
तो गांव में जाना रुकना, सुबह सुबह सबके साथ तालाब, उस समय उतने रिसोर्सेज भी नहीं होते थे पंचायतों में या ज़िले में जितना अब होता है। तो एक माहौल था, वो भी आते थे, एक माहौल भी, मतलब सैकड़ों ग्रामीण जन, उनके लिए बड़ी बात होती थी कि जिला कलेक्टर भी हैं, एसडीएम हैं, सभी रुके हैं सुबह सुबह। उनके ही जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, जो तालाब हैं, जो चीज़ें, वो थोड़ा वाटर स्कैरसिटी वाला जोन भी था, तो वहाँ ये काम करना, तो लोग बहुत जुड़ते गए। तो ये एक मुहिम ही चली और उस समय काफ़ी जगहों को जहाँ अतिक्रमण हुए थे, बाकी चीज़ें हुई थी, उसको वापस किया गया। तो एक बार ऐसे बंडा शहर का ही तालाब था, तो उसमें 2 रास्ते, जब उसी को हम लोग करने लगे तो जैसे भी पुराने रास्ता हम लोगों ने किया, बहुत वृद्ध लोग आने लगे देखने, 80-84 साल सबके, कि अब वो बड़े खुश होते थे कि इधर से हम लोग ऐसे जाते थे, मतलब पुराना रास्ता हुआ करता था जो कि अतिक्रमण में हो गया। तो ये मौके जैसे सीनियर ऑफिसर्स इतने बहुत अच्छे अधिकारियों के साथ काम की, तो जो ये मौका लगा कि इस तरह से देखें लोगों की खुशी में भी कि वो कितना खुश हो रहे हैं, वो अपनी चीज़ों से ऑनरशिप जुड़ रही है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि जन भागीदारी जुड़ रहा, लोग मशीनरी में या कैश से, काइंड से, हर तरह से लोग जुड़े थे। तो ये नौकरी की शुरुआत से ही इस तरह के ऑफिसर्स मिले कि बहुत अच्छा पब्लिक से जो संबंध बहुत अच्छा, जितनी जल्दी हो सके लोगों के काम करें, ये पहलू था। और उसके बाद ही मैं सीधी में एसडीएम भी था उस समय, तो पहले करीब लगभग 2 साल में रहा, फिर पुष्पराजगढ़ आदिवासी इलाके में भी काम किया। तो जब उस समय मैं याद करूं तो एक बार पुष्पराजगढ़ का एक बहुत ही सुदूर का क्षेत्र था, जहां से मुख्यालय से 6 घंटे में वो दूरी जाती थी, उमरिया जिला होते हुए जाता थे। तो वहाँ मतलब इस तरह का माहौल था कि लोग आदिवासी इतने सच्चे और इतने अच्छे थे कि पीडीएस के शॉप के लिए कोई नहीं तैयार होते थे, कि बाकी जगहों पर तो तुरंत मैं चाहने लगते कि साहब मुझे दुकान दे दी जाए, मुझे दे दी जाए। तो जब कहीं नहीं हुआ तो हम लोग उस समय प्रथम थे, हमारे कलेक्टर मनीष सिंह साहब हुआ करते थे, तो उनको हमने कहा कि सर पंचायत को ही पीडीएस का शॉप हम दे देते हैं। वो करीब 35 किलोमीटर दूर आकर के अपना राशन ले जाते थे। तो ये कहीं गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस नहीं था, मैं पब्लिकली में कह भी रहा हूँ, लेकिन फिर लगा कि कैसे लोग ले ही नहीं पा रहे, तो ये काम, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हाँ बिल्कुल इसको करो और लोगों को ये मिलना ज़रूरी है। ब्यूरोक्रेसी, सबसे अच्छी ब्यूरोक्रेसी वही है जिसके बारे में कहा जाता है जो पॉलिटी की मंशा को समझे और उसको एग्जीक्यूट करे और ख़ुद को सेल्फलेस रखे। उसका कोई चेहरा नहीं है, चेहरा पॉलिटी का होता है, सरकार का चेहरा होता है, सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करे। लेकिन कुछ युवा अधिकारी शायद इस चीज़ में कुछ चूक कर जाते हैं, गलती उनकी भी नहीं होती, उनका जोश भारी पड़ जाता है कई बार, और कहीं ना कहीं एक होड़ या एक प्रतिद्वंदिता उनके सीनियर ऑफिसर से भी उनकी हो जाती है और राजनेताओं के साथ भी हो जाती है। वो एक अच्छे अधिकारी के तौर पर ज़रूर पहचाने जाते हैं, लेकिन वो अपने ही सीनियर अधिकारी और राजनेताओं की निगाह में शायद उतने अच्छे नंबर्स नहीं ला पाते हैं। इस समायोजन को कैसे बिठाएं? देखिए, एक चीज़ जो सिखाई गई, हम लोगों को भी यही बताया गया कि आप मतलब जो सीधा पब्लिसिटी जो है, पब्लिसिटी के पीछे तो नहीं भागे, हमें तो जो गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स हैं उसको एग्जीक्यूट करने में, उनको करवाने में, काम करवाने का काम है। लीडरशिप तो दोनों ही चीज़ें हैं, हमें काम भी करना है, हमें काम लेना भी है, उनके साथ काम करना है, जो हमारे जो मातहत हैं, जो हमारे साथी अधिकारी हैं, उन सब से। और पॉलिटिशियंस भी जो वो समझते हैं कि जैसे हमारा जिस तरह का वर्किंग रहता है, वो समझ जाते हैं कि ये यदि गलत काम है ये नहीं करेंगे, और अगर इस तरह के दबाव में कहीं आते हैं तो फिर वो दिक्कतें होती हैं। तो नए लोगों में कई बार सच में है कि जोश रहती है, और लेकिन साथ रह के, और हमारा एक ब्यूरोक्रेसी में है तो हमारा एक दायरा है, उस दायरे में ही रह के हम अपना काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और लोग जो है ये चीज़ यदि अच्छा हम करते हैं तो इसकी प्रसिद्धि हो जाती है, लोग बता देते हैं, वही लीडर बता देते हैं कि कैसा काम है, किस तरह के ऑफिसर हैं। तो ये चीज़ खुद ब खुद मिलती है। और हम लोगों ने जो देखा, तो चूँकि ऑफिसर्स बहुत अच्छे अधिकारियों के साथ काम की, तो ये मौके हमेशा मिले। कई बार होती है, दिक्कत होती है, लेकिन वो भी जब हमारा इंटेंशन ठीक है, हमारी नीयत अच्छी है, तो फिर सपोर्ट हर किसी से, यदि थोड़ी असुविधा भी हुई तो वो सपोर्ट फिर मिल। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही।
और जितना मैं आपसे बात करके समझ पाया कि आपके व्यक्तित्व में जो सबसे गिफ्टेड एक चीज़ है वो है एक ठहराव और एक आंतरिक समझ, व्यवस्था को लेकर भी, स्वयं को लेकर भी, परिवार को लेकर भी, समाज को लेकर भी और अपने दायित्व को लेकर भी। ये सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके चौधरी साहब, और मैं आपके भावी प्रशासनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अफसरनामा में हमसे बात करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो ये थे सीधी कलेक्टर और 2011 बैच के आईएएस ऑफिसर रविंद्र कुमार चौधरी साहब। अफसरनामा के अगले एपिसोड में एक और सीनियर ऑफिसर के साथ आपसे मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।